वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डिवेंचर्स। हम ये डिवेंचर में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या ये बिल्कुल सेम शेयर्स जैसा है सर? यस, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमने शेयर्स में वो टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सर, इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसका मतलब क्या है समझिए। सबसे पहली चीज तो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कैश की बजाय उसके अलावा किसी और चीज के लिए हम जब डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, अब अगर हमने किसी कंपनी ने अगर हमने क्या करा, एसेट परचेज करी, या फिर हमने और क्या करा, या फिर हमने पूरा का पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया, तो उस टाइम पे पैसा तो देना पड़ता है ना। अब पैसा ना देके हम क्या कर रहे हैं, हम पैसे ना देके हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, या शेयर्स वाले चैप्टर के हिसाब से शेयर्स इशू कर रहे हैं, राइट। नाउ व्हेन अ कंपनी बाइज सम एसेट्स एंड बिजनेस फ्रॉम वेंडर, द कंपनी कैन इशू देम शेयर्स और डिबेंचर्स इन एक्सचेंज विच इज परचेज कंसिडरेशन। ओके, तो जितना भी हमारा परचेज कंसिडरेशन है उसके अगेंस्ट में हम शेयर्स इशू ना करके, वो पैसा ना देके शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा सेम वैसा ही टॉपिक है जैसा आपने शेयर्स में पढ़ा था, और अगर बाय चांस आपने शेयर्स में नहीं पढ़ा है तो आप यहां पे पढ़ लो, बिल्कुल सेम है, वो भी पूरा का पूरा हो जाएगा। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है आपका, या तो शेयर्स के नाम से आ जाए या डिबेंचर के नाम से आ जाए। 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो, तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भाई हमने एसेट परचेज करी पहले, तो एसेट परचेज करने की एंट्री पास करनी पड़ती है हमें, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर को आप यहां पर क्या क्रिएट करते हो, एज अ लाइबिलिटी आप इसको क्रिएट करते हो, और फिर लाइबिलिटी को फिर हमें पैसा पे करना पड़ता है। अब पैसा ना देके इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं बेटा, क्या सीख रहे हैं हम, डिबेंचर इशू करेंगे, राइट। यस, नाउ अगर हमने पूरा का पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया सर, तो अब बिजनेस अगर हमने परचेज कर लिया तो देखो क्या होगा। सबसे पहली चीज, परचेज कंसिडरेशन इक्वल्स टू नेट एसेट्स। सर सबसे पहले तो बताइए परचेज कंसिडरेशन का क्या मतलब है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब है वो वैल्यू जिसपे बायर और सेलर ने एग्री करा है। ठीक है, बायर और सेलर ने एग्री करा है, एग्रीड अपॉन। ठीक है, नेट एसेट्स का क्या मतलब होता है, सारी की सारी एसेट्स माइनस सारी की सारी लाइबिलिटीज, तो वो उससे हमें क्या मिल जाता है, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। ओके, ये सब। नाउ अब अगर मान लेते हैं कि हमारा जो पहला केस है, जैसे कि भाई परचेज कंसिडरेशन 10 लाख है, और सामने वाले का जो पूरा का पूरा बिजनेस हम एक्वायर कर रहे हैं ना बेटा, उसकी कीमत भी 10 लाख बन रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सामने वाले का पूरा एक बिजनेस खरीद रहा हूं, तो मैं अपना एग्जाम्पल चेंज कर लूंगा। तो देखो, अब सबसे पहले मैं सामने वाले का पूरा बिजनेस परचेज कर रहा हूं, तो मान लेते हैं उसकी एसेट्स हैं 10 लाख रुपए की, और 2 लाख रुपए की क्या है, लाइबिलिटीज है। तो मुझे उसको कितना कायदे से पे करना चाहिए, आप ही बताइए। 8 लाख रुपए पे करना चाहिए, यस। तो मुझे उसको पे करना चाहिए 8 लाख, तो वो क्या हो गई उसकी नेट एसेट्स। अब मैं उसको पे कितना कर रहा हूं, 8 लाख, तो मेरा परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट्स का वैल्यू दोनों सेम है। तो उस टाइम पे क्या होगा, एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट और टू वेंडर अकाउंट। एसेट्स में कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपए, लाइबिलिटीज में कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए, वेंडर में कितना अमाउंट आएगा, परचेज कंसिडरेशन, यानी मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 8 लाख रुपए। करेक्ट। नाउ ये तो हो गया कि भाई हमने जब परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट्स दोनों बराबर हैं, पर क्या ये केस आएगा, बहुत रेयर होता है कि ये वाला है, क्योंकि आसान है। ठीक है, तो आपको ज्यादातर इन दोनों में से कोई एक केस देखने को मिलता है ना। सबसे पहला केस क्या है इसमें, सेकंड केस क्या है, मतलब परचेज कंसिडरेशन जो कि कम है नेट एसेट्स से, मतलब नेट एसेट्स का वैल्यू ज्यादा है और परचेज कंसिडरेशन क्या है, कम है। फॉर एग्जांपल नेट एसेट्स का वैल्यू 8 लाख है, और मुझे जो पे कर रहा हूं मैं, वो पे कर रहा हूं मान लेते हैं 7,50,000, तो 50,000 कम है ना, मैं 50,000 कम पे कर रहा हूं, तो मेरे को फायदा हो रहा है बेटा। अब ये फायदा है तो फायदा कहां जाएगा, फायदा जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री बिल्कुल सेम है, बस ये कैपिटल रिजर्व यहां पर आ गया। यस सर। अच्छा, दूसरा, जब परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है नेट एसेट से, मतलब मान लो कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसको पैसों की जरूरत थी, या फिर अब उसको बिजनेस नहीं करना था, सामने वाले को बिजनेस बेच के जाना चाहता है। अब बिजनेस बेच के अगर वो जाना चाहता है, नेट एसेट्स उसकी बन रही है 8 लाख रुपए की, लेकिन अब क्योंकि उसका बिजनेस चलता चला है, बिजनेस है, उससे मुझे फायदा होने वाला है, उसकी पहले से मार्केट में क्या है, गुडविल है, और उस गुडविल का मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करूंगा। ठीक है ना, तो 8 लाख उसके बिजनेस की कीमत बनती है। ठीक है,
एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके 8 लाख बनती है, लेकिन मैं मान लीजिए उसको पे कितना कर रहा हूं, 9 लाख रुपीज पे कर रहा हूं। तो 9 लाख रुपीज अगर मैं पे कर रहा हूं तो वो क्या है, वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो मैं पे कर रहा हूं वो क्या है, वो गुडविल का पैसा है। ठीक है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल डेबिट टू लाइबिलिटीज एंड टू वेंडर, ये होगी हमारी एंट्री। ठीक है, यस। तो ये तीन केसेस बनते हैं जहां पर हम बिजनेस परचेज करके हमें उसको पे करना रहेगा। अब वेंडर आपने देखा हो, नोटिस करा हो, तो वेंडर हर एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें उसको पैसा पे करना है। अब पैसा ना देके हम उसको क्या इश्यू करेंगे, डिबेंचर्स या शेयर्स एज पर चैप्टर। ठीक है, एज पर क्वेश्चन। अब सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर्स की हम बात कर रहे हैं। यहां पर शेयर्स लिखा हुआ है, डिबेंचर। तो इशूड एट पार, हम डिबेंचर्स को इशू कैसे कर सकते हैं, अभी हमने सीखा था लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं चेकआउट करी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो जाके जरूर से जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आगे। डिबेंचर को हमने सीखा था, डिबेंचर को हम 3 तरीके से इशू कर सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, है ना। शेयर्स में बस 2 चीजें होती है, एक पार और एक प्रीमियम, डिस्काउंट वाला वहां पर नहीं होता, राइट। अब इशूड एट पार, तो वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, नॉर्मल एंट्री हो गई, वेंडर डेबिट टू इशू ऑफ 2% डिबेंचर। नाउ नेक्स्ट, इशूड एट प्रीमियम, अगर हमने वेंडर को शेयर डिबेंचर्स इशू करें और डिबेंचर्स इशू करें प्रीमियम वैल्यू पे, तो वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, और जितना भी प्रीमियम का अमाउंट बनेगा वो प्रीमियम के अकाउंट में आ जाएगा। करेक्ट है, तो यहां पर आ जाएगा। ठीक है सर। और लास्ट, इशूड एट डिस्काउंट, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि डिस्काउंट पे अगर हम इशू करते हैं डिबेंचर्स, तो डिस्काउंट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। अब डिस्काउंट अकाउंट को अगर डेबिट करना रहता है तो एंट्री क्या बनेगी, वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। यस सर। अब सर, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू करने हैं, ये भी एमसीक्यूज में आपको स्पेसिफिकली कभी कभार पूछ लिया जाता है, या फिर जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें भी कभी कभार उस फॉर्मूले का यूज करना पड़ जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, डिबेंचर्स टू बी इशूड, तो वो कैसे निकलेगा, परचेज कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग अपॉन में इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या हो सकता है सर, पार वाला भी हो सकता है, प्रीमियम भी हो सकता है, और डिस्काउंटेड वाला भी हो सकता है। तो वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इशू प्राइस क्या रहने वाला है। यहां पर सिर्फ पार वाला नहीं आएगा, जो भी इशू प्राइस होगा वो आएगा। ठीक है ना, जितने वैल्यू पे हम डिबेंचर को इशू कर रहे हैं वो वैल्यू आएगा। करेक्ट। परचेज कंसिडरेशन, और उसके आगे ओएस लिखा है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, अगर मैं 10 लाख रुपए मुझे मान लो उसको पे करने हैं, 8 लाख रुपए मुझे उसको पे करने हैं, अब उसमें से मैंने कुछ अमाउंट पहले ही पे कर दिया उसको, है ना, सामने वाले व्यक्ति को, वेंडर को मैंने पहले ही कुछ पैसा पे कर दिया, तो जो बचा सिर्फ उतने के लिए ही तो डिबेंचर इशू करोगे ना। तो परचेज कंसिडरेशन आउटस्टैंडिंग, इसलिए आउटस्टैंडिंग लिखा जाता है। यस। तो बेटा एक क्वेश्चन है अब हमारे सामने, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे और ये टॉपिक पूरा रैप अप कर देंगे, राइट। यस। तो नीरज टुक ओवर बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेस ऑन 1 April 2020. The details of the agreement regarding the assets and liabilities to be taken over are, ये कुछ लाइबिलिटीज हैं और एसेट्स हैं और उनकी वैल्यूज दे रखी हैं। अब बेटा बुक वैल्यू दे रखी है, एग्रीड वैल्यू दे रखी है, कौन सी वाली वैल्यू को हमें कंसिडर करना चाहिए, सिंपल सी बात है, एग्रीड वैल्यू को कंसिडर करना चाहिए, मतलब जिसपे वो दोनों एग्री करे हैं, राइट, उस वाली वैल्यू को हमें कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। तो सर बिल्डिंग का वैल्यू है, बिल्डिंग का वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे अमाउंट्स दे रखे हैं। इनसे हमें क्या मिल जाएगा, नेट एसेट्स का वैल्यू मिल जाएगा, और एंट्री भी पास करनी पड़ेगी इस चीज की। करेक्ट। हम पूरा का पूरा बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। इट वॉज डिसाइडेड टू पे, यहां पर ये चीज ध्यान से समझिए, इट वॉज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन एज 7 लाख थ्रू चेक। तो बेटा 7 लाख रुपए तो वो कैसे पे कर रहे हैं, चेक से पे कर दे रहे हैं। ठीक है ना। एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 2 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो इन्होंने यहां पर पहले से परचेज कंसिडरेशन आपको कैलकुलेट करके नहीं दे रखी, वो आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। 2 लाख डिबेंचर्स इशू करे हमने, कितने रुपए पे, 20 रुपए पे, और 25% का प्रीमियम है। 25% किसका होगा बेटा, नॉमिनल वैल्यू यानी 20 रुपए का, है ना। तो 20 रुपीस प्लस 20 का 25% कितना होगा, ये 20 का 25% निकालना आता है सभी को, ये आ जाएगा बेटा 5 रुपए। ठीक है, तो हमारा इशू प्राइस कितना हो गया, 25 रुपए। ठीक है ना। अब 2 लाख इंटू 25, दिस विल गिव यू 50 लाख रुपीज।
अब 50 लाख प्लस 7 लाख, दैट विल बी 57 लाख। तो आपका परचेज कंसिडरेशन अल्टीमेटली कितना हो गया? परचेज कंसिडरेशन हो गया 57 लाख रुपीस। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। हाँ जी, तो जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं फटाफट से। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहले तो सारी एसेट्स को अपने को क्या करना पड़ेगा? डेबिट, और सारी की सारी लायबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्री कर लेते हैं सबसे पहले। हाँ जी, तो अब समझिएगा, देखिए सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लाइबिलिटीज हमने लिख ली। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात समझिए कि मैंने यहां पर स्पेस छोड़ा हुआ है। स्पेस क्यों छोड़ा है? देखो, अभी हमें नहीं पता कि हमने ये ज्यादा पैसा दे रहे हैं या फिर हम उसको कम पैसा दे रहे हैं, तो हमारे पास अगर हमें गुडविल लिखना पड़ा तो हमारे पास स्पेस होना चाहिए ना। तो ये चीज आप लोगों को भी फॉलो करनी है अपने एग्जाम्स में, ठीक है ना, वरना आपको दिक्कत होगी आगे चल के। ठीक है, यस। तो अब एक चीज समझिए, हमने किसका बिजनेस टेक ओवर करा है? अजय एंटरप्राइजेस का। तो अजय एंटरप्राइजेस, और अभी हमने परचेज कंसिडरेशन निकाल लिया था। परचेज कंसिडरेशन कितना है? 57 लाख रुपीस। ठीक है, अब इधर का टोटल और इधर का टोटल, जो भी जिस भी तरफ डिफरेंस बचेगा वो डिफरेंस क्या कहलाएगा हमारा? आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब अगर आप इन सब चीजों का टोटल करो, इस तरफ का और इन दोनों चीजों को, मतलब 4 लाख को माइनस कर दो इसमें से, तो आपके पास जो नेट वैल्यू बचेगा वो बचेगा आपका 47 लाख। 47 लाख के बदले हम कितना पे कर रहे हैं उनको? 57 लाख, मतलब 10 लाख रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं। तो वो 10 लाख रुपए किस चीज का है बेटा? वो 10 लाख रुपए है गुडविल का। ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए हम 47 लाख की जगह पर हम 47 के अगेंस्ट में 45 लाख पे कर रहे होते, तो 2 लाख कम पे कर रहे होते, तो वो कहां पर आता? टू कैपिटल रिजर्व के नाम से 2 लाख आ जाता। पर ऐसा नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन में गुडविल आया है, राइट। अब हमें अजय एंटरप्राइजेस को क्या करना है? हमें पैसा देना है। पैसा किस रूप में? 2 रूपों में हमने पैसा दिया है। अब 7 लाख रुपीज जो दिए वो बैंक से दिए, चेक से, है ना, और बाकी का जो पैसा है वो कैसे दिया बेटा? वो है डिवेंचर इशू करे हमने, राइट। तो अब इसके लिए एंट्री पास करते हैं, दूसरी एंट्री। हाँ जी, तो अब एंट्री समझ आ रही है आपको? अजय एंटरप्राइजेस टू बैंक, टू 9% डिवेंचर, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अजय एंटरप्राइजेस को कितना पैसा देना है? 57 लाख। तो इनके अकाउंट में तो सामने कितना ही आएगा बेटा? 57 लाख ही आएगा। बैंक में कितना अमाउंट आएगा? कितना पैसा बैंक से पे करा है? चेक से पे करा है सर? हमने पे करा है 7 लाख रुपीज बैंक से। देखिए 7 लाख रुपीज थ्रू चेक एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 2 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹20 ईच। तो 2 लाख रुपए, जिसमें 20 रुपए नॉमिनल वैल्यू, यानी कैपिटल, यानी परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? 20 रुपए के हिसाब से। और प्रीमियम में कितना पैसा जाएगा? 5 रुपए के हिसाब से, है ना। 20 रुपए का 25%, करेक्ट है? यस सर। नाउ यहां पर आ गया 7 लाख, यहां पर कितना आएगा? यहां पर आएगा 2 लाख इंटू 20 रुपीज, और यहां पर कितना आएगा? 2 लाख इंटू 5 रुपीज। नाउ दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी 40 lakh and this will be 10 lakh। ये हो गई हमारी एंट्री, ठीक है। यस सर। सो अब क्वेश्चन खत्म, बस इतना ही करना था सर। यस, छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान और बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दिस, अनन्या लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस, अनन्या परचेज्ड एंड एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ऑफ 2 लाख, पेबल 65,000 बाय चेक, कुछ पैसा हम बैंक से पे कर रहे हैं, एंड द बैलेंस बाय इश्यू ऑफ 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो क्या हमें इस क्वेश्चन ने बताया है कि हम कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं बताया है ना। और डिस्काउंटेड प्राइस की बात करी गई है, मतलब हम डिवेंचर कैसे इशू कर रहे हैं? डिस्काउंटेड प्राइस पे, यानी 90 रुपए पे इशू कर रहे हैं। 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 10% का डिस्काउंट है, 10 रुपए का डिस्काउंट हुआ तो 90 रुपए पे हम इशू कर रहे हैं। बट हमें यह नहीं पता कि हम कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो वो अब हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन
आउटस्टैंडिंग अपॉन में इशू प्राइस। सर परचेज कंसिडरेशन कितना था? देखो यहां पर हमने टोटल बिजनेस जो परचेज करा है, बिजनेस परचेज करने के बाद उसको जो पेमेंट करना है हमें 2 लाख रुपए का पेमेंट करना है। अब उस 2 लाख में से 65,000 तो हमने ऐसे ही पे कर दिए बैंक से, तो बचा हुआ जो अमाउंट है यानी 1,35,000 उसके अगेंस्ट में हम उसके अगेंस्ट में हम डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं। सो 1,35,000 मैंने आप लोगों को बताया था बचा हुआ अमाउंट है उसके अगेंस्ट में 90 रुपीज से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 डिवेंचर्स। ठीक है भाई, तो 1500 डिवेंचर्स, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। ओके, एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री पास करेंगे, एंट्री होगी सबसे पहले तो बिजनेस पे करने की। अब देखो बिजनेस एक्वायर करने की स्पेसिफिक एंट्री क्या हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रीजन बीइंग क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में कितने की एसेट्स खरीदी हैं फिर कितने की लायबिलिटीज हमारे पास आ गई हैं वो हमें नहीं दे रखा। सीधा हमें बताया गया है कि हमें इतना पैसा पे करना है, तो उसके लिए हम सीधा शेयर इशू, वो पैसा देने की और डिबेंचर इशू करने की एंट्री ही पास कर पाएंगे। तो सीधा उसी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे हम, वेंडर डेबिट। अब क्योंकि डिस्काउंट पे इशू करा है बेटा, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। तो वेंडर को कितना पैसा पे करना था सर? 2 लाख। अच्छा, कुछ पैसा बैंक से भी पे करा था, तो टू बैंक अकाउंट। बैंक से पे करा था सर 165,000। नेट बैलेंस जो बचा उसके लिए हमने डिबेंचर इशू करे थे। अब यहां पर डिबेंचर के केस में कितना अमाउंट आएगा समझिएगा। हमने हमेशा सीखा है, पिछली वीडियो में भी हमने सीखा था कि 9% डिबेंचर यानी परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा कौन सा वैल्यू आता है? नॉमिनल। और इस क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू कितना था सर? नॉमिनल वैल्यू था 100। डिस्काउंटेड प्राइस कितना है? 10 रुपए का, तो 10 रुपए। तो यहां पर कितना वैल्यू आएगा? यहां पर आएगा सर 1,50,000 और यहां पर कितना आ जाएगा फिर? 15,000 रुपीज। अगर आप टोटल करें दोनों तरफ का तो आपका टोटल मैच होगा। ठीक है, तो यही खूबसूरती होती है जर्नल एंट्री की, तो ये तो हम बचपन से सीखते आए हैं, है ना। चलो, तो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अगर जरा भी कोई डाउट रहा हो, कोई दिक्कत रही हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपको वो क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। बाय बाय।